चल बेटा, कल आपने कटिंग ऑफ मैग्नेट देख लिया था। अगर मैग्नेट को हम लोग बेटा कट करते हैं तो उसकी वजह से उसके आपकी क्या इफेक्ट होगा वो आपने देख लिया था, हो गया था ना। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हो गई थी। मैग्नेटिक परमिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी वगैरह रिलेशन भी आपने डिस्कस कर लिया था, हो गया था। ठीक, परमिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीजों में क्या रिलेशन हो गया था, रिलेशन बताना था। लास्ट में क्या लिखा था? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, यहां तक हो गया था। चलिए ठीक। तो बार मैग्नेट की वजह से डिफरेंट पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो चीजें हम लोगों ने बेटा कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। देखो, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो उसमें बेटा टार्क, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सेम उसी पैटर्न में मैग्नेट को, कोई बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसकी वजह से आपका उस पर टार्क क्या लगेगा, वर्क डन क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो हेडिंग करेंगे आप बेटा, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग करो, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो कैसे क्या क्या कंडीशन आपकी बनेगी, तो सिमिलर उसी पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक क्या डाइपोल को आपने रखा था। ठीक, तो उस केस में आपने टार्क दिखा था, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा आया था, याद करिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था तो उस पर लगने वाला टार्क की जो वैल्यू थी टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा के बराबर था। वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू लिखा था पी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो जो वहां पी साइन थीटा लिखा था वही यहाँ पे पी की जगह पे आप एम कर लो, ई की जगह पे बी कर लो, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, वहां पे आपने डब्ल्यू इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी क्या, पी की जगह पे एम बी होगा, एम बी वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी वहां लिखा था माइनस एम बी कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस पी कॉस थीटा, यहाँ माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेम पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था उसे बेस में यहाँ पे रिलेशन हम लोग लिखते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग क्या बेटा, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, व्हेन ए बार मैग्नेट is left free in an uniform magnetic field, when a magnet is left free in an uniform magnetic field, it aligns itself in the direction of field, due to a torque is developed on it, जब भी हम रखेंगे बेटा किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे टार्क डेवलप होने की वजह से वो रोटेट होकर फिर से फील्ड की डायरेक्शन में एलिग्न हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते थे तो उस पर टार्क डेवलप होने की वजह से आपका वो क्या फिर से रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एलिग्न हो जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई बार मैग्नेट को आप रखेंगे तो उस केस में वो मैग्नेटिक क्या किसमें फील्ड की डायरेक्शन में रीसेट हो जाता है। जैसे मान लो ये हमने ले लिया, वैसे दिखा लेते हैं। ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसमें हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया। एंगल थीटा पे, मान लो इधर वाला प्लस एम है, इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस एम, नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। ठीक,
तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर लेंथ हम लोग 2l लेते थे, टोटल लेंथ कितना लेते थे 2l, तो जिस तरह से वहां पे टार्क डेवलप होता था, यहाँ पे फोर्सेस लगने की वजह से ये भी रोटेट होकर आपका फील्ड के डायरेक्शन में एलिग्न होगा। तो टार्क जो है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे एक्सप्लेनेशन था, यहाँ पे आपका डायरेक्ट है, तो उस केस में वहां पे टार्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा पढ़ते थे। ऐसे ही अगर आप यहाँ दिखाना चाहोगे, इस पे लगने वाला फोर्स हमारा हो जाएगा बेटा एम बी, और इस पे इधर की तरफ लगने वाला फोर्स हो जाएगा कितना एम बी। ठीक, ये क्या करेंगे, इसको इसके डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर एक ही एक्सिस पे होते तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, बट लाइन ऑफ एक्शन दोनों का कैसा है आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो वहां पे जो फोर्स है एम बी के बराबर है, और यहाँ पे एंगल हमारा थीटा है बेटा। तो आपने टार्क पर टार्क की जो वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का इनटू जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन जब डिस्टेंस आप निकालोगे, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होगा बेटा, ये डिस्टेंस आपका आएगा 2l है, थीटा है, तो इधर वाला cos थीटा, इधर वाला sin थीटा, तो 2l sin थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जब लिखेंगे फोर्स की वैल्यू टाउ टाउ इक्वल टू लिखते हैं फोर्स, यानी आर क्रॉस एफ होता है। ठीक, तो आर की वैल्यू हमारी 2l sin थीटा हो गया, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये हो गया 2l sin थीटा इंटू एफ की वैल्यू कितनी है आपकी एम बी के बराबर है। ठीक, तो इसी को, ठीक, यहाँ पे एम स्मॉल एम रहेगा बेटा, ये क्या है आपका स्मॉल एम है, ध्यान रखेंगे, तो एम इंटू 2l जो होगा कैपिटल एम हो जाएगा, इसको रीसेट कर लेते हैं, तो ये होगा एम इंटू 2l, एम इंटू 2l इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो ये कैपिटल एम बी क्या हो जाएगा साइन थीटा के बराबर हो गया। तो टाउ की वैल्यू हो गया कैपिटल एम बी साइन थीटा, एम यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे एम जो है वो पोल स्ट्रेंथ आपका था। ठीक, तो एम इंटू बी के बराबर हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू कितना एम क्रॉस बी के बराबर होगा। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, न्यूमेरिकली हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाइपोल है, उसे मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस कंडीशन में जो टार्क आपका डेवलप होगा, टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक, दिखा दीजिएगा। हो गया।
चलिए बेटा आगे लिखिए वर्क। वर्क डन जो होगा, अगर इसे मान लो पहले बेटा थीटा 1 एंगल पे था, बाद में उसे थीटा 2 एंगल तक रोटेट किया गया, या पैरेलल टू द फील्ड था उसे थीटा तक रोटेट किया गया, तो वर्क डन W इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा। जब रोटेशनल वर्क हम लोग निकालेंगे बेटा तो टाउ इंटू क्या होगा, डी थीटा के बराबर होगा। तो वर्क डन की जब आप बात करोगे तो वर्क डन जो होगा आपका W की वैल्यू होगी dW इक्वल टू कितना, टाउ इंटू डी थीटा। तो W की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन, मान लो हमने थीटा 1 टू थीटा 2 ले लिया, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। टाउ की वैल्यू हमने लिखा है MB साइन थीटा है, तो इसको रखेंगे तो ये हो गया थीटा 1 टू थीटा 2, MB कितना साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, प्लस की माइनस, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया, यहां से रखोगे तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो MB थीटा 1 टू थीटा 2, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बेटा MB माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो MB ब्रैकेट में क्या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो टाउ की वैल्यू हो गई, सॉरी वर्क की वैल्यू हो गई, वर्क डन जो आपका हो गया ये MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि जो आपको बार मैग्नेट रखा गया वो फील्ड के पैरेलल ही रखा गया हो, और बेटा उससे थीटा एंगल अगर आप रोटेट कर रहे हो, फील्ड के पैरेलल ही हो, उससे आप थीटा एंगल क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो इफ थीटा 1 इक्वल टू 0, इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा ले लिया जाए। अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 है और थीटा 2 की वैल्यू क्या ले लो आप, थीटा ले लीजिए, तो यहाँ पे जो वर्क डन आपको मिल जाएगा, W की वैल्यू आएगी बेटा MB cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस कितना आएगा cos थीटा। मतलब फील्ड की डायरेक्शन से अगर डायपोल को थीटा एंगल रोटेट करना है, तो उस केस में आपको जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो MB 1 माइनस cos थीटा होगा। और इनिशियली अगर किसी एंगल पे है वहां से अगेन शिफ्ट करना है तो cos थीटा 1 जो पहले एंगल होगा, बाद में जहां तक आपने शिफ्ट किया वहां तक, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या कंडीशन बनेगी उसके वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। हो गया बेटा। नेक्स्ट हम आता पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी डाइपोल को बेटा, ठीक है, फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क डन होता है उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग टर्म यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल कितना एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होता है किसी भी डाइपोल को, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे मैग्नेटिक में हो,
मैग्नेटिक में है तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, यानी बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे। तो उसे आपको कहां से, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो वर्कडन आपका होगा उसे कह लेते बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या लेंगे आप 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू क्या लेंगे थीटा। तो जो वर्कडन आपका होगा यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और हम लोगों ने लिखा था क्या mb cos 90, थीटा 1 आता था ना, तो cos 90 माइनस cos थीटा, 90 की वैल्यू 0, cos है 90 की वैल्यू कितना 0, तो ये फैक्टर 0 हो गया, बचा कितना बेटा माइनस mb cos थीटा। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है डाइपोल का, अगर वो थीटा एंगल पे प्रेजेंट है, किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल बना रहा है फील्ड से, तो उस केस में जो वैल्यू आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होगा बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग थीटा 1 की वैल्यू डिफाइन जब करते हैं तो बोला जाता है ठीक है, द वर्क डन इन क्या रोटेटिंग द क्या मैग्नेटिक बार मैग्नेट फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू ए गिवन डायरेक्शन एंगल थीटा। ठीक, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी गिवन एंगल थीटा तक रोटेट करने में बार मैग्नेट को जो वर्क डन आप करेंगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक, तो डिफाइन भी कर दें। ऐसे याद रखना बार मैग्नेट को फील्ड के परपेंडिकुलर यानी लंबवत को कहते हैं ना हिंदी में, लंबवत से किसी थीटा एंगल तक शिफ्ट करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। ठीक, हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से हमने रिप्रेजेंट कर लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये की वैल्यू माइनस एम बी कॉस थीटा के क्या हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक, क्वेश्चंस लिख लीजिए एक आध। लिखिए बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट having pole strength 2 into 10 to power 2 ampere into meter, 2 into 10 to power 2 ampere into meter, and its effective length is 4 centimeter, is placed in a uniform magnetic field, is placed in a uniform magnetic field having field strength, uniform magnetic field having field strength, uniform magnetic field having field strength, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग क्या लिखा बेटा फील्ड स्ट्रेंथ, लिख लो 5 into 10 to power -2 टेस्ला। ठीक है, देन कैलकुलेट, इसका ए लिखिएगा, टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ये बार मैग्नेट कर लो, टार्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, टार्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट
टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगेगा बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट। दूसरा बी कर लीजिएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। एंगल बोला गया कि नहीं, एंगल नहीं बोला गया है, मेकिंग एन एंगल नहीं लिखा था लैंग्वेज में, देखो नहीं लिखे हो, अच्छा चलिए भी बाद में लिखा देते हैं। तो लिखा बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट थ्रो एंगल 30 डिग्री, थ्रो एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, नीचे लिख लीजिएगा, if initially bar magnet makes an angle 30 degree from the direction of magnetic field, makes an angle 30 degree from the direction of magnetic field, निकालिए। from the direction of magnetic field, है बेटा, जल्दी करो।
है ना। और इनिशियल 20 रन है, फाइनल 20 को कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। थीटा 1 भी 30 रन है, थीटा 2 भी। कहाँ थीटा 2 दे दिया है? इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री रोटेट करना है, तो पहले 30 है तो 30 क्या होगा थीटा 2? 60। चलो बेटा, कितने लोग आ गया? देखो, पहला हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्या है? टाउ। टाउ टाउ इक्वल टू आपने लिखा है एम बी। पोल स्ट्रेंथ कितना दिया है? 2 × 10⁻²। हाँ, ये क्या हो गया भैया? टू इंटू 10⁻²। ये m की वैल्यू होगी, स्मॉल m, और 2l की वैल्यू कितनी है? कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलोगे तो 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 × 10⁻²। एंगल है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये देखो, ये पावर तो ऐसे उड़ गया, 5 4 जा 20, और ये 2 ऐसे उड़ा दो तो आ गया 20 × 10⁻², या 0.2 न्यूटन इंटू मीटर। कितने लोग का आया? भाई रखना था सीधा सीधा यार। अब देखो, तो ये हो गया हमारा टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई। दूसरा निकालना था क्या? वर्क डन। वर्क डन में कहा गया W इक्वल टू होता है कितना? MB cos θ1 माइनस, यही था ना। तो M की वैल्यू देखो यहाँ से आ रहा है, 4 2 जा 8 आएगा बेटा। ये लिख लेते भाई, कैपिटल M की वैल्यू जो है ये 2 × 10⁻², 4 × 10⁻², बचा कितना? 8। तो कैपिटल M की वैल्यू यहाँ जो है वो 8 है। और B की वैल्यू कितना दिया बेटा? 5 × 10⁻²। cos θ1 इनिशियली 30 डिग्री पे था और फाइनली 60 के 30 ही है ना। तो 30 से 0, हाँ बोला गया 30 डिग्री फ्रॉम इनिशियल, कहां से? फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन। तो पहले 30 पे है ना, 30 और घुमाया तो कुल कितना एंगल हो गया? कि 30 ही रह गया। हाँ, इसीलिए ऐसे बनाया गया था, उन्होंने भी 30 से 0 किया था। ठीक, तो ये हो गया cos 30 माइनस cos 60। ये हो गया 8 4 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया, इंटू 10⁻²। इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2। अगर 1/2 एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस क्या आएगा? 1 हो जाएगा ना। कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन करो, यहाँ से हो जाएगा 20 × 10⁻² इंटू √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू बेटा, अरे 2 से हमने काट दिया इसको। हाँ जी, 1.73।
तो बचा आपका 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.73 ले लो 0 2 7 3 जा 6 7 जा 14 डेसिमल हो गया 2 डिजिट पे 14 इंटू 10⁻⁻2 तो आप ऐसे रहने दो या इसको 1.46 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा इतना जूल या सीधा 0.146 लिख लो है ना। कितना आया था आप लोग का 0 आ गया था पहले। अरे अब कितना आया क्या अच्छा 5 को 4 कर दिया था इसलिए आंसर बदल गया। तो सही से लिखो भैया। कोई PYQ लाया है एक आप क्वेश्चन कर लीजिए। बोले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए बार मैग्नेट इज हंग ए बार मैग्नेट इज हंग by a thin a bar magnet is hung by a thin cotton thread by a thin cotton thread कॉटन के धागे से लटका दिया गया कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड and is in equilibrium state वो equilibrium state में जब है बेटा and is in equilibrium state the energy required to rotate it by 60 degree by कितना बेटा 60 डिग्री in west now the torque required to keep the magnet in this new position उस पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए कितने टॉर्क की हमें क्या होगी जरूरत होगी।
है ना बेटा? हाँ जी, डब्ल्यू के टर्म में बताना है। MB/2 क्या है? टॉर्क MB/2 आ रहा है। पहले पूछा गया वो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसका मतलब जब वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos थीटा होता है। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड यानी फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस mb के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इनिशियल कंडीशन में जब वो फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है तो उस केस में लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, वो फील्ड के डायरेक्शन में इस समय स्टे करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी यो इनिशियल की जो वैल्यू होगी बेटा वो माइनस mb cos 0, और भाई फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू हो गया हमारा कितना, माइनस mb के बराबर हो गया। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। आपको बाद में बोला कि उसे थीटा 60 डिग्री रोटेट किया गया, कितना डिग्री, 60 डिग्री रोटेट किया गया। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप डायपोल होगा तो यू 60 की जो वैल्यू होगी यानी यूएफ की जो वैल्यू होगी वो माइनस mb cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बी दिया था, बीएच दिया था, बीएच के टर्म में शायद फील्ड को बीच दिखाया बीएच से, तो भी ले लो, बी ले लो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये छोड़ दे रहे हैं, यूएफ की वैल्यू होगी ये आएगा माइनस mb कितना cos 60, और cos 60 वैल्यू होता है रूट 1/2, कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस mb बाई कितना 2 हो गया। ये फाइनल हो गया, ये फाइनल। तो इनिशियल से जो यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्क डन जो आपका होगा रोटेट करने में यूएफ माइनस यूआई के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सो क्या वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, हेंस वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, W की जो वैल्यू आएगी बेटा यूएफ माइनस यूआई हो जाएगा। यूएफ की वैल्यू माइनस mb बाई कितना है 2, माइनस कितना mb, तो ये होगा प्लस, और प्लस mb में से mb बाई 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, mb बाई 2 प्लस में बचेगा। ये आपका वर्क डन हो गया, उसे रोटेट करने में कितना आपने वर्क किया। आगे क्या पूछा गया बेटा, टार्क। अब हम लोगों ने ये तो वर्क डन के बराबर हो गया हमारा mb बाई 2 इक्वल टू W। अब आपको पूछा गया टार्क की वैल्यू कितनी होगी, टाउ इक्वल टू आपने पता था mb साइन थीटा के बराबर होता है। टार्क की वैल्यू कितना होता है आपका, mb साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट डायपोल इज 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री रोटेट करने में जो एनर्जी हमें चाहिए वो W है, यानी mb बाई 2 की वैल्यू W के बराबर है, ये एनर्जी है उसे रोटेट करने में। ठीक, आगे कहा गया है नाउ द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन द न्यू पोजीशन, इस पोजीशन पे रखने के लिए जो से टार्क होगा, सो टार्क रिक्वायर्ड
टाउ इक्वल टू होगा बेटा, होता कितना है एम बी साइन थीटा। तो यहां पे आएगा एम बी साइन 60 की वैल्यू होता √3/2। ये टाउ है बेटा। चूंकि हमें जो ऑप्शन दिया गया वो डब्ल्यू के टर्म में दिया, बोला 60 डिग्री रोटेट करने में जो आपको एनर्जी हुआ वो डब्ल्यू के बराबर लगा, तो डब्ल्यू के बराबर लगा और डब्ल्यू की वैल्यू कितना mb/2 है। तो इसको हम जरा सा रीसेट कर लेते हैं बेटा, इसको mb/2 को अलग कर ले, इंटू √3 को अलग कर लो आप। इस mb/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्ल्यू लिख सकते हैं जी। अरे भाई mb/2 की जगह क्या लिख लें हम, यहां से इस इक्वेशन से mb/2 की जगह डब्ल्यू लिख लो, तो w√3 ऑप्शन हमारा कुछ डब्ल्यू के टर्म में दिया गया है। तो ये आपको देखो क्या दिया है, ऑप्शन है कोई, पहला दिया था एमबी, यही पहला ऑप्शन नहीं है बेटा, नहीं पहला नहीं है, पहला है w/√3, दूसरा है √3w, तीसरा है √3w/2, चौथा 2w/√3। कौन सा सही हो गया, w√3 या √3w। ठीक, कैसे समझाया कि मुझे कहा गया एक किसी बार मैग्नेट को किसी थ्रेड से बेटा हैंग कर दिया गया, मान लो बार मैग्नेट है से लटका दिया, जब फ्रीली इसको सस्पेंड करेंगे ना तो फील्ड की डायरेक्शन में स्टे करेगा, और फील्ड की डायरेक्शन में स्टे करने के बाद तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। जब थीटा की वैल्यू 0 हो गया तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि mb cos थीटा माइनस mb cos थीटा के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -mb हो गया पहले केस में। बाद में बोला गया उसे 60 डिग्री रोटेट करने में वक्त जो करना पड़ा वो डब्ल्यू के बराबर किया, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा -mb cos 60 हो गया, तो वैल्यू रखा आपने -mb/2 आ गया। ठीक, तो बोला गया रोटेट करने में आपको वर्क कितना करना पड़ा, पहले mb था माइनस, अब mb/2 हुआ, इसका तो वर्क करना पड़ा ना। तो उस केस में वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल w इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल -mb/2 माइनस mb आपने रखा, तो आया क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस mb में से माइनस mb घटाओगे तो mb/2 बच गया आपका, mb/2 को माइनस किया आपने तो mb/2 हो गया। आपको निकालना था इसमें इस पोजीशन पे यानी 60 डिग्री पे उसे मेंटेन रखने के लिए एक आपको टार्क की जरूरत होगी। जैसे मान लो ये ऐसे हमने रखा, अब ऐसे रुका हुआ है, अब हम इसको यहाँ ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ ले जाने के लिए हमें कुछ लगाना पड़ेगा ना टार्क, तभी ये रुका रहेगा, तो फिर से वापस आ जाएगा। तो जो टार्क की रिक्वायरमेंट होगी टाउ इक्वल टू mb sin थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू mb sin 60 वैल्यू हो गया √3/2, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया हमने, mb/2 अलग कर लिया, √3 को अलग कर लिया। इस mb/2 की वैल्यू देखो अभी हमने पीछे निकाला है w है, क्योंकि ऑप्शन w के टर्म में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने w रख दिया तो w√3 हो गया यार। ठीक, अब समझे, नोट कर लो। हाँ बेटा क्या कह रही हो, हाँ आ जाएगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा, आप θ1 θ2 रख दीजिए, θ1 की वैल्यू क्या रख दो आप 0, θ2 की वैल्यू 60 रख दो, तब भी हमारा आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमने इस तरह से इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इसी को फिर से प्रूव करके स्टब मिलाना। ठीक है, बाकी आप वहां से निकालेंगे तो वर्क डन तो वही है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग देखिए आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, अदरवाइज आप डायरेक्ट रख दो w इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2 कर दीजिए, तब भी मिल जाएगा। ठीक, हो गया।
बन गया बेटा। चलिए एक डायग्रामेटिकल और कर लीजिए कि आगे बढ़ाएं अब। अच्छे हो गया। जल्दी से सीख लीजिए। ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m magnetic moment m is placed at right angle to magnetic field B, at right angle to a magnetic field B. हो गया, देखिएगा। If a force F is experienced by each pole of the magnet, experienced by each pole of the magnet, then the length of the magnet will be आया, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुझे? हाँ, नहीं समझा जी? साइन किसका नहीं हुआ बेटा? इधर देवियों में साइन किसका नहीं हुआ है? काफी दोनों बचे हो। लीजिए, चलो देखो यार, लगा भाई? नहीं लगा? अच्छा, बुझ ही ना पाई क्या है? हाँ, इसलिए कहते ज्यादा ज्यादा पढ़ो, तो लोग पढ़ते ही नहीं हो। बोला कि ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक?
ये if a force F is experienced by each pole of the magnet, then the length of the magnet will be, देखो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एफ क्रॉस है आर। ठीक, आपने परपेंडिकुलरली रखा है तो थीटा की वैल्यू 90, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा एम बी साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दें। लो बेटा आर की वैल्यू परपेंडिकुलर रखा गया है जब डाइपोल फील्ड के, जैसे ये फील्ड है, अगर फील्ड के आप बेटा परपेंडिकुलरली रखोगे डाइपोल को ना, ऐसे रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा 90, और ये पूरा इफेक्टिव लेंथ आपका दोनों पोल के बीच का 2l ही रहेगा। ठीक, तो ये आएगा 2l इंटू एफ। हमें चाहिए था क्या 2l की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 2l बराबर 2l इक्वल टू एम बी साइन 90 की वैल्यू 1 अपान यही लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी कि बार मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक डाइपोल होगा। यही तो कहना था, बस इतना ही आपको रखना था। फार्मूला इसी टर्म में शायद ऑप्शन बनाया है। पहला ऑप्शन बनाया इन्होंने एम बी बाई एफ, वही आएगी, आंसर नहीं है यार। दूसरा है बी एफ बाई एम, तीसरा है एम एफ बाई बी, चौथा एफ बाई एम बी। ठीक, खाली खाली उतना ही रखना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, फार्मूले को ही केवल आपको रख लेना था यार। इसलिए घर पे कहते किताब थोड़ा देख लिया करो, है ना। पुस्तकों से हम लोग को दुश्मनी है ना, आजकल के पक्के दुश्मन हैं। हाँ, अब पक्का दोस्त कौन है जी, मोबाइल, है ना। उल्टा हो गया, पहले बच्चे जो है पैसा कलेक्ट करते थे वो क्या किताबें खरीदने के लिए, और अब बच्चे पैसा कलेक्ट करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए। बताओ तो पढ़ाई कैसे हो, है ना। पहले बच्चे दिखाते हैं हमारे पास इतनी अच्छी ये वाली बुक नहीं लाए हैं, इसमें ये चीजें नया है। अब बच्चे दिखाते मेरे पास ये वाली मोबाइल नहीं लाए हैं, इसमें देखो ये फंक्शंस नए हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इफेक्टेड तो होगा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा था कि हम अच्छी मोबाइलें और क्या नेटवर्किंग प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे पढ़ के बहुत कुछ सीख लेंगे। बच्चे ऐसा पढ़े कि सब बुद्धि गायब हो गई। हाँ, लैपटॉप और क्या टैबलेट और मोबाइल बांट के और जो बच्चे खुचे थे उनको भी कहे तुम्हारा भी कल्याण है। हाँ, वो थे कि कुछ बच्चे इससे क्या करेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे। और बच्चा गाना बजाना करके दिन भर क्या करता है, रात में खराटे मार के सुबह 8 बजे तक सोता है। हाँ, चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पहले था ना कि बच्चों के पास अगर मोबाइल कोई लिया थोड़ी देर के लिए तो गार्जियन क्या करता था, वापस ले लेता था। चलो अब बहुत देख लिया, है ना। अब बच्चा क्या कहता है, पढ़ रहे हैं, अब कौन का पढ़ रहा है, तो बच्चे ही जाने का पढ़ रहा है ना। तो माँ बाप को भी बना ही लेते हैं, है ना। सबको नहीं बोला जा रहा, बट 90 के 95% यही हो रहा है। ठीक, 4-6% को छोड़ दिया जाए, बाकी क्या चलाते दिन भर मोबाइल हैं, पढ़ते 1 घंटा हैं। ठीक, बाकी क्या करते हैं, कहानियाँ। अच्छा, कितने लोग मोबाइल जब यूज करते तो खाली पढ़ने के लिए यूज करते, ऐसा कोई बंदा बताओ कि महाराज बता, नहीं तो सारे सर के बाल गायब। हाँ बताओ, खाली मोबाइल उठाते तो खाली पढ़ने के लिए उठाते हैं, और कुछ नहीं देखते हो, कुछ नहीं, बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ जी, बात करने के लिए पापा को मोबाइल। अच्छा, बात के लिए पापा का मोबाइल है, और पढ़ने के लिए पापा का। अच्छा पापा की मोबाइल है। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। चलो देखो है तो बहुत अच्छी चीज है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, बट हम यूज कहाँ कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है। कल नहीं, कल केमिस्ट्री का है बेटा, मल्ली केमिस्ट्री रहेगा। हाँ, अब हो सकता है बायो है कि बायो सर की तबीयत खराब हो गई थोड़ी, तो इसलिए जो है अब और केमिस्ट्री वाले सर के यहाँ आज प्रैक्टिकल था,
तो इसलिए फिर हमें मैनेज करना पड़ रहा है। अब वो भी हमारा शाम वाला क्लास अब इधर बंद हो गया है, नहीं तो फिर मैनेज कहाँ होता। लेकिन चलो देखो हो गया। और हेडिंग करो बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम लोग जो कंसीडर करते हैं बेटा कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है, क्या है आपका, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज क्या है, मैग्नेट है, ठीक। और अगर हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। बट जो हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है वो स्लाइटली डिफ्रैक्टेड होते हैं, मतलब एक ही एक्सिस पर नहीं, थोड़ा सा उसके बीच में एंगल बनता है, ठीक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस थोड़ा सा स्लाइटली कैसा है, डिफरेंट आपका होता है, ठीक। तो जब हम लोग मैग्नेट को रखते हैं ना, बार मैग्नेट को रखते हैं, तो जो बार मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक डायरेक्शन को नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है, ज्योग्राफिकल से थोड़ा सा हटके, ठीक। तो ये केस आपका जो होता है, बात ये आता है कि बेटा मैग्नेट कैसे कंसीडर किया गया कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है। उसका रीजन आपका वही होता है उसी के बेस पर कि किसी बार मैग्नेट को जो हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी थ्रेड से, तो वो रोटेट होके किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, किधर स्टे करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। अगर नॉर्थ साउथ में स्टे करने का रीजन है कि दैट मींस कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो उसे किसी भी डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं उसको रोटेट करके किधर, नॉर्थ साउथ में वो शिफ्ट कर रहा है। अगर शिफ्ट कर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर है ना, तो उसी को बोला जाता है हम लोग को, किसकी वजह से, अर्थ मैग्नेट की वजह से। यानी अर्थ में एक ह्यूज मैग्नेट है जो जिसकी वजह से किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करने पे वो रिटर्न किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर स्टे करता है, खड़े हो जाते देवी जी, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर स्टे करता है, नॉर्थ में कि साउथ में, जल्दी बताओ, नॉर्थ वाला साउथ में, नहीं, नॉर्थ का नॉर्थ में, साउथ का साउथ में। अच्छा जी, आप नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का नॉर्थ में रहेगा या साउथ में, नॉर्थ वाला साउथ में रहेगा। आप उस दिन थी है ना, हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं नॉर्थ वाला साउथ में रहेगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में रहेगा, हाथ तेजी से उठाओ सर के ऊपर। सर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ में रहेगा और साउथ पोल नॉर्थ में रहेगा। हाँ हमने बार मैग्नेट बार बार बोल रहे तो लोग ना, हाँ यही कहानी उधर भी हुई थी ना, ठीक। हाँ उस दिन आप सभी लोग उपस्थित थे, आप जो लोग हैं वो सब रेगुलर वाले ही लगभग हैं, ठीक। बैठिए। तो कंडीशन आपका होता है जो बार मैग्नेट होगा बेटा उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ में और साउथ पोल साउथ में, इसका मतलब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो किधर है बेटा, साउथ में, और साउथ पोल किधर है, नॉर्थ में होता है, ठीक। तो उस केस में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन जो आपकी होती है इसे हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है, नॉर्थ पोल अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को रखा जाए, किसी मान लो आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो बार मैग्नेट को जब सस्पेंड करेंगे बेटा तो जिस एक्सिस में स्टे करेगा उसे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे, इसे ज्योग्राफिकल एक्सिस कहेंगे, क्या बोलेंगे इसे, जियोग्राफिकल पढ़ लेते हैं जी, एक्सिस, इसे कहते हैं बेटा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। इसमें बार मैग्नेट ना ही बनाओ बेटा, नहीं तो बातें हमें जो समझानी है उल्टा हो जाएगी। इसे कह लेंगे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। देखो दोनों स्लाइटली क्या है, डिफ्लेक्टेड है। ये जो मैग्नेट हम लोग लेंगे, बार मैग्नेट लेंगे बेटा, अच्छा मैग्नेटिक एक्सिस लेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल का, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस नॉर्थ है या साउथ है, मैग्नेट का, अर्थ मैग्नेट की जब बात करेंगे तो अर्थ मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो किधर, नॉर्थ में, और नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ में। तब जब हम यहाँ पे दिखाएंगे तो ये साउथ होगा किसका, मैग्नेटिक का, और ये नॉर्थ होगा किसका, यानी अर्थ मैग्नेट की बात करें, ध्यान रखना है, ये बार मैग्नेट नहीं, इसलिए बार मैग्नेट हमें हटा दिया तो कंफ्यूज ना होइए।
ये अर्थ मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल किधर है, साउथ में, साउथ पोल किधर है, नॉर्थ में, बट स्लाइटली डिफ्लेक्टेड है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहां से हम लोग जो दिखाते हैं, अब लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से निकलती है बेटा, साउथ से कि नॉर्थ से? अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस आप दिखाओगे, जैसे ये हमारा हो गया क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडीशन जो बनेगा बेटा, देखो यहां से ये इधर की तरफ से जाएगा। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है, यानी कि नॉर्थ जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेट कहां से निकलेगा, मैग्नेटिक साउथ पे जाके एंटर करता है। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहां से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाएगा। क्या यह क्या मैग्नेटिक नॉर्थ कह लिया जाए? मैग्नेटिक क्या नॉर्थ, और ये कहलाएगा मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, मैग्नेटिक साउथ। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है आपका। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है यहां से। अब जब हम बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो जब बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो कहां जाएगा, मैग्नेटिक साउथ की तरफ, तो साउथ पोल की तरफ, और जो आपका साउथ वाला है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। यानी जब ये हमारा मैग्नेट का बार मैग्नेट का किधर, मैग्नेटिक साउथ में गया, और मैग्नेटिक साउथ किधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ में और साउथ पोल साउथ में स्टे करता है। उसका रीजन ये होता है बेटा, समझ गए? तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा बना लीजिए, तो दिखा दे 2-4 पॉइंट। कम है बेटा, कहाँ लगी थी जी? हाँ, किसमें, कितने लोग का आधार कार्ड में बेटा डिफरेंसेस हैं? सही करवा लीजिए साहब, नहीं तो बाद में रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए जो भी फॉल्ट वगैरह हो, मार्कशीट और आधार दोनों एग्जैक्टली एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक, प्लस नेम, फादर्स नेम मैच होने चाहिए। ठीक, अगर एक भी लेटर आपका इधर उधर है तो फिर वो गड़बड़ रहेगा, इसलिए अभी करवा लीजिए, टाइम है, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, किसी ने नीट वाला फॉर्म अप्लाई किया किसी ने? अच्छा, अभी गंगा स्नान तो खत्म हो रहा है यार, हाँ, कि 26 को समापन करके तब भरोगे? हाँ, भर दीजिए, बाद में फिर सेंटर वेंटर पर डालोगे, बस्ती मिलेगा इलाहाबाद, है ना, फिर एक बार गंगा स्नान करके आना। ठीक, इसलिए समय से फॉर्म डाल दीजिए, ऐसा तो है नहीं बाद में सस्ता हो जाएगा, हाँ, कि कुछ रेट घटेगा, तो पैसा उतना ही लगना है, तो समय डाल दीजिए, कम से कम सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो पता सेंटर कहीं और डिमांड करेंगे, पहुंचा देगा कहीं और। ठीक है, बाद में यही होता है लास्ट मोमेंट में, अगर आपको क्या सेंटर बनाने भर के कैंडिडेट है उस शहर में तो ठीक है, नहीं तो आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन में भेज देगा जहां उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो इसलिए टाइमली डाल दीजिए, भीड़ कम हो गई है। हाँ जी, हाँ, क्या हो गया, कुछ कह रहा हो तो तेज कह लीजिए। हाँ, हम लोग टाइम पे एक लड़का था, उसने आईआईटी का सेंटर डाला था अंडमान निकोबार। ठीक, डाला पहला बनारस में था, बोला बनारस डाला। ठीक, तो उस कंडीशन में बनारस में सेंटर दो एक बनते थे, तब बहुत सेंटर नहीं हुआ करता था, लखनऊ होता था, दिल्ली होता था, बनारस उसी साल बनाया हुआ था।
तो उस केस में जो है, और सेकंड ऑप्शन उसने लखनऊ नहीं डाला, अंडमान निकोबार, तो मजाक भी जैसे होता है ना, और उसका सेकंड ऑप्शन ही सेलेक्ट हो गया। ठीक, गए कहाँ जाएंगे अंडमान निकोबार यार, हो गए। ठीक, तो अरे यार जहाज नहीं तो एरोप्लेन से जाएंगे वो। हाँ ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसा है, इसलिए जो है आप लोग ऐसे मजाक मत करिएगा, नहीं तो कभी कभी ऐसे मजाक सही हो जाते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, चलो। जनरली फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सबको, पहला ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन कब उस कंडीशन में नहीं मिलता है जब उस शहर में क्या जितने सेंटर है वो ऑलरेडी अलॉटेड हो चुके होंगे और 2 4 10 20 50 के लिए फिर नए सेंटर डिजाइन नहीं किए जाते हैं, या तो सेंटर भर के नए कैंडिडेट हों तब बनाते हैं, अदरवाइज फिर क्या करेंगे, आपको सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो भी रहेगा जहां अवेलेबिलिटी रहेगी वहीं भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी गंगा जमुना पार वाला सेंटर ना ले लीजिएगा, नहीं तो फिर। हाँ ठीक, चलो हो गया। अब कुछ सोता कहते हैं हम उसी बहाना जाएंगे घूम आएंगे, अब तो घूमना एग्जाम के बाद घूम आओ यार, क्या दिक्कत है। ठीक, लिखना है बेटा, अब यहाँ पे सुन लो, इसको लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। बोला जाता है बेटा यर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यर्थ मैग्नेट का कॉज क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी दी जाती है वो होता है रोटेशन ऑफ यर्थ। यर्थ अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, और आप सबने पढ़ा होगा यर्थ के अंदर जो कोर मटेरियल है वो मेल्टेड फॉर्म में पाया जाता है, चार्ज फॉर्म में। ठीक है, आयनाइज्ड होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, और आयंस में जब मूवमेंट होगा तो करंट डेवलप करेगा, और करंट जब भी फ्लो करता है अपने सराउंडिंग में फील्ड डेवलप करता है। तो मतलब मोस्ट सबसे एक्सेप्टेड जो आपकी क्या है थ्योरी है वो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड देयर क्या कोर मटेरियल आर क्या इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और चार्ज इन मोशन। जब अर्थ रोटेट होगा तो उसका भी मोशन होगा, मोशन होगा तो सराउंडिंग में क्या करेगा, वो फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, तो उसके बेस में हम लोग दिखाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो होता है, तो ऐसे पॉइंट करके हम नोट कर लिए, दो एक पॉइंट। ठीक है, it is assumed to ये ह्यूज मैग्नेट, ये ह्यूज मैग्नेट इज ह्यूज मतलब बड़ा, HUZ, ह्यूज, HUGE, ह्यूज मैग्नेट इज बरीड, BURRIED, बरीड मतलब गाड़ा गया हो, बरीड डीप इनसाइड द अर्थ at its center, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड थ्योरी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म is due to the rotation of the earth, where the various charged ions present in molten state, molten मतलब पिघले हुए, molten state, various charge ion is present in the molten state in the core of earth, molten state in the core of earth, rotate and constitute a current,
अब जरा सुन लेंगे बेटा, डायग्राम बना लिया ना। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली एक्सिस होती है उसे आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस कहा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली एक्सिस उसे आपने मैग्नेटिक एक्सिस कहा। ठीक, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के, अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर किया जाए, कैसा प्लेन, तो उसे हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर एक प्लेन कंसीडर किया जाए तो उसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। याद रहेगा, हिंदी क्या कहते हैं जी, ज्यामितीय क्या है, नहीं हम उत्तर और जो तो उसी को एक्सिस कुछ कह लेंगे यार। मेरिडियन को क्या कहते हैं, हाँ कोई लोग हिंदी भाषी, हाँ हिंदी हो गायब, इंग्लिश हो गायब, हाँ आप कहाँ रहेगा जी, बोल दो, हाँ चलो देखो, तो उस केस में मैग्नेटिक नॉर्थ यानी जब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसे हम लोग कहते हैं बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आपका जो क्या होगा यानी प्लेन होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक होगा बेटा, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, टर्म्स बार बार यूज में आएगा तो वहीं पे अलग नोट कर ले नीचे। देखिए the axis passing through geographical north and south, passing through geographical north and south, geographical north and south is called, geographical north and south is called geographical axis, geographical axis and plane, plane and plane, plane या वर्टिकल प्लेन कर दो एंड वर्टिकल प्लेन कर दो बेटा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एंड वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू geographical axis, passing through geographical axis is called geographical meridian, is called geographical meridian, is called geographical meridian। हो गया, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, while the axis passing through magnetic north and south, axis passing through magnetic north and south, magnetic north and south is called, magnetic north and south is called magnetic axis, is called magnetic axis, is called क्या लिखा बेटा, magnetic axis, ठीक, and vertical plane passing through magnetic axis is called, vertical plane passing through magnetic axis is called मैग्नेटिक मेरिडियन, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे बेटा उसे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। हो गया, नेक्स्ट लाइन से ठीक है, द सर्किल ऑन द अर्थ, the circle on the earth surface, the circle on the earth surface perpendicular to, the circle on the earth surface perpendicular to magnetic axis
magnetic axis is called magnetic equator, is called magnetic equator। जैसे हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई सर्कल ड्रा करें बेटा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर बेटा, ठीक। उसी को हम लोग इक्वेटर सिंपली कह लेते हैं, ठीक। अब देखो जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है, जो ग्रेविटिकल एक्सिस होता है बेटा, ये एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करते बल्कि एक एंगल बनाते हैं। क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलती है वो 11.3 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों एंगल जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, यहाँ जो एंगल दिखा है दोनों के बीच का एंगल ये बन रहा है ना, इस एंगल की वैल्यू लगभग 11.3 डिग्री के बराबर होता है। जो मैग्नेटिक एक्सिस और जो ग्रेविटिकल एक्सिस के बीच का एंगल है, डायग्राम में बना लो दूसरे कलर से, वो अप्रोक्सीमेटली कितना 11.3 डिग्री होता है। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आपकी आती है वो 11.3 डिग्री के बराबर होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस और ग्रेविटिकल एक्सिस के बीच का एंगल होगा। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो ग्रेविटिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। पॉइंट लिखा दें, लिख लीजिए डार्क कलर पेन से। देखिए मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, magnetic axis and geographical axis don't coincide, 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 but they make an angle of, but they make an angle of 11 point कितना 3 डिग्री, they make an angle of 11.3 डिग्री with each other, they makes an angle of 11.3 degree with each other। एक दूसरे से जो उनके बीच का एंगल बनता है बेटा वो लगभग 11 पॉइंट कितना होता है 3 डिग्री के बराबर होता है। they makes an angle of 11.3 degree with each other, एक दूसरे से उनके बीच का जो एंगल बनाएंगे वो 11.3 डिग्री के लगभग बराबर होता है, ठीक। अब देखो जो मैग्नेटिक आपने लिखा क्या इक्वेटर, ये अर्थ को दो पार्ट में बेटा डिवाइड कर देता है। एक आपने नॉर्थ हेमिस्फीयर पढ़ा होगा, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट में क्या करता है वो डिवाइड करता है। जैसे ये है ना, अब इसके ऊपर और नीचे, तो एक बोला हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरे क्या बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैग्नेटिक जो इक्वेटर है वो दो पार्ट में उससे क्या कर रहा है डिवाइड कर देता है। तो यार पॉइंट कैसे लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर divide the earth into two, magnetic equator divides the earth into two hemisphere, HEMIS, divided the earth into two, divided the earth into two hemisphere, divided the earth into two hemisphere, लिखना एक टू हेमिस्फीयर, नीचे लिखिए आगे, द हेमिस्फीयर कंटेनिंग साउथ पोलैरिटी ऑफ अर्थ, द हेमिस्फीयर कंटेनिंग साउथ पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, साउथ पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, the hemisphere containing south polarity of earth magnetism is called northern hemisphere, NORTHERN, northern hemisphere, while the other is southern hemisphere, the other is southern, SOUTHERN, southern hemisphere।
तो ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, इधर वाला क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। यानी मैग्नेटिक साउथ जिधर है उधर नॉर्दर्न यानी नॉर्थ पोल की तरफ जो एक्सियल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक हो जाएगा। डायग्राम में चाहे वही लिख लो, इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाला पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नीचे वाला साउदर्न, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक, तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है बेटा, दूसरा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा फॉर्मेशन। तो दो पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब एक टर्म आता है, जैसे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बोला जाता है क्या हर पोजीशन पे हर जगह सेम सेम होगा या बदलता रहेगा, चेंजेबल होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यहीं पे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, the magnetic field of earth is not constant. The magnetic field of earth is not constant but changes irregularly, वो भी रेगुलरली नहीं, irregular पैटर्न में, changes irregularly from place to place, changes irregularly from place to place on the surface of earth, place to place on the surface of earth, and even from the surface of earth, place to place on the surface of earth, and even at a given place, it varies with time. Even at a given place, it varies with time. Given place, it varies with time. टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू होती है एक ही प्लेस पे भी बदलती है और प्लेस टू प्लेस भी क्या करता है बेटा हमारा बदलता रहता है। ठीक, चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया हमारा अर्थ क्या कंडीशन क्यों होता है, अर्थ का जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है क्यों होता है, क्यों डेवलप होता है, किधर की डायरेक्शन होगी, कैसे उसका एग्जिस्टेंस होगा, ये चीज हम लोग पढ़ लेते बेटा। ठीक, ये तो केस हो गया यहाँ तक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पानी पीना तो 2 मिनट टाइम दे देना, तो फिर कंटिन्यू। हाँ, क्या कह रहे हो, पानी पीना है क्या, तो हम तो जल्दी से 2 मिनट में पी के आइए। अरे मैंने जाइए आइए पी के, और क्या है, तो 2 मिनट कर रहे ऐसे सीधे कूद जाए बेटा। हाँ, पता नहीं जरूरत क्या है। हाँ, नहीं अभी छुट्टी नहीं होगी।